डिनोमिनेशंस मेंशन करते थे कि कौन से कितने टाइप के नोट्स हैं आपके पास, और फिर वो बैंक के पास जाती थी 3 कॉपी, बैंक अपने रिसीविंग देके और आपको वापस देता था, फिर आप अकाउंट्स में भेजते थे। तो इस कंसेप्ट को और अब सिस्टम में ट्रांसफर किया गया है। तो अब क्या होगा कि आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली चीजों को कैलकुलेट करेगा, सारी चीजें ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके और आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगी कि आपके यूटीएस में इतना पैसा है, पीआरएस का इतना पैसा है और पार्सल का इतना पैसा है आपके यहाँ पर, और आपको केवल और केवल उसमें डिनोमिनेशन फीड करने होंगे। ठीक है कि अब मेरे पास 2000 के इतने नोट हैं, 500 का इतना नोट है, 100 के इतने नोट हैं, 2 रुपए का सिक्का इतने हैं और 1 रुपए का सिक्का इतना है। बस केवल वो आपको, क्योंकि वो देखो फिजिकल कैश है, वो सिस्टम को नहीं पता कि कितने 500 के नोट कलेक्ट हुए, कितने 2 रुपीज के नोट कलेक्ट हुए, वो आपको सिस्टम को बताना होगा। ठीक है, और वो सारी चीज आप फीड करने के बाद में सिंपल आपको प्रिंट आउट लेना है। अमाउंट वगैरह आपको कुछ भी नहीं फीड करना है, अमाउंट वगैरह सब कुछ सिस्टम से ऑटोमेटिकली आ रहा है। वो प्रिंट आउट की 3 कॉपीज लेके आपको बैंक को देनी है, बैंक उसी पे रिसीविंग देगा, रिसीविंग देने के बाद जब वापस आपके पास पहुंचेगा आपको एक्नॉलेज करना होगा उसको, तो सिस्टम में बताना पड़ेगा कि बैंक ने कितना अमाउंट आपका एक्नॉलेज किया है। हो सकता है आपने भेजा कोई 1 लाख रुपए भेजा बैंक को, उस 1 लाख में से हो सकता है 100 रुपीज का कोई नोट खराब निकल गया जो बैंक ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो आपको 100 रुपीज कम देगा एक्नॉलेजमेंट में। वो अगेन आपको सिस्टम को बताना होगा कि इस डेट में बैंक ने हमारे यहाँ से कैश पिकअप किया था, इस डेट में बैंक ने हमें एक्नॉलेज दिया और इतने अमाउंट का एक्नॉलेजमेंट हमें दिया। जैसे ही आप एक्नॉलेजमेंट फीड करोगे, जो डिफरेंस होगा उसका आपको शॉर्टेज इश्यू होगा स्टेशन को, और उतना अमाउंट इमीडिएटली आपके अकाउंट्स के पास चला जाएगा कि इस स्टेशन का और इतना टीआर नोट बना था इस डेट का और इतना बैंक से एक्नॉलेज होके आया है। वो सारी इंफॉर्मेशन इमीडिएटली आपके अकाउंट्स को चली जाएगी। फिजिकल कॉपी आप बाद में अपने जैसे आज भेजते हो वैसे भेजते रहना। ठीक है, तो ये काम हमने अभी नया इस बैलेंस शीट में किया है। एक आध काम और किया है, वो हम आपको और बता देंगे। ठीक है, तो अब अपन फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। अब इसके ऊपर क्या है, ये काम हमने काफी लंबे टाइम पहले कर लिया था, बट कुछ बोर्ड से कुछ फॉर्मेलिटीज के चक्कर में अटका हुआ था, तो अब बोर्ड ने वो फॉर्मेलिटीज क्लियर कर दी हैं और अभी आपका 1 दिसंबर से ये बैलेंस शीट जो है इसी नए ईटीआर नोट के अकॉर्डिंग बनेगी। ठीक है, तो एक को नहीं करके हम ये हमेशा 1 या 2 दिन का आपको टाइम देते हैं कि आप प्रीवियस मंथ की बैलेंस शीट सारी फाइनल कर लो, और उसके बाद हम इसको रिलीज करेंगे 2 तारीख या 3 तारीख को, और उस दिन के बाद से आपको टीआर नोट और सब कुछ इसी में बनाना होगा। ठीक है, तो ये आपका जब आप बैलेंस शीट में लॉगिन करते हो, आपकी एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। डेटा एंट्री में आप नॉर्मल आज के डेट में जो काम करते हो वही सब हो रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस है, मैनुअल ऐसे स्पेशल क्रेडिट डेबिट्स पीआरएस के। दूसरा आपका प्रिपेयर ईसीआर एंड टीआर नोट, इसमें हमने चेंज किया है। थर्ड आपका है टेस्ट बैलेंस शीट, ये जैसे आप आज के डेट में बनाते हो ये एज इट इज है। प्रिपेयर मंथली टेस्ट बैलेंस शीट, ये भी एज इट इज है, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। सबमिट बैलेंस शीट टू अकाउंट्स, ये भी एज इट इज है। प्रिंट भी एज इट इज है। स्टेशन आउटस्टैंडिंग्स भी वैसे ही है, बाकी सारे काम वैसे ही हैं। तो अब हम पहले चलते हैं 2 नंबर ऑप्शन में जिसमें हमने ईटीआर का काम किया है। इसमें देखो बाकी सारे ऑप्शंस एज इट इज हैं, ये आज को भी आपको दिखते होंगे। ईटीआर नोट का मेन्यू भी दिखता होगा। अगर कोई मैनुअल डीडी कैश की एंट्रीज हैं, पीएमएस की एंट्रीज हैं, वो आप इनमें फीड करते हो। अगर आपका सिस्टम का कैश है वो आप यहाँ से वेरीफाई करते हो। ठीक है, अगर आपने जो ये मैनुअल शुरू की 3 एंट्रीज थी 2, 3, 4 वाली, इनमें कोई अगर मिस्टेक्स होती हैं तो वो आप 9 नंबर ऑप्शन से जाके और उनको रिमूव करते हो, उनको हटाते हो। अगर कोई वाउचर्स आपके खो गए हैं जो कि सिस्टम से कलेक्ट हुए थे, तो वो बैलेंस शीट टैली करने के लिए आप इसमें डालते हो ताकि उनका शॉर्टेज इश्यू होता है। देन आप टेस्ट बैलेंस शीट जनरेट करते हो, फाइनलाइज करते हो और प्रिंट करते हो। ठीक है, हमने जो चेंज किया वो फर्स्ट ऑप्शन में किया, ईटीआर नोट मेन्यू। इसमें पहले कुछ डिफरेंट टाइप के थे, अब कुछ डिफरेंट टाइप के। अब आपका क्या है, फर्स्ट ऑप्शन एंटर रेमिट अमाउंट डिनोमिनेशन। जो अमाउंट आपको रेमिट करनी है बैंक में, उसके केवल आपको डिनोमिनेशन फीड करने हैं जो फिजिकली आपके पास हैं। ठीक है, सिस्टम बताएगा आपको
कि कितना पैसा आपके पास में इकट्ठा हुआ है प्रीवियस डे के ट्रांजैक्शंस का अकॉर्डिंग। तीनों डिपार्टमेंट्स का अलग अलग बताएगा, यूटीएस का भी अलग दिखाएगा, पीआरएस का भी अलग दिखाएगा, पार्सल का भी अलग दिखाएगा। आपको अपने डिनोमिनेशंस फीड करने हैं। सेकंड है जनरेट टीआर नोट फॉर डीडी। डीडी के लिए आपका टीआर नोट अलग बनता है। वो इसलिए अलग बनता है क्योंकि उसका एक्नोलेजमेंट जो है वो बाद में आता है। कैश का इमीडिएटली मिल जाता है हमें एक्नोलेजमेंट, और डीडी का हमें 2 दिन 3 दिन 5 दिन बाद में भी मिलता है। तो इसलिए उसका टीआर नोट आपको सेपरेट बनाना है। अब कुछ स्टेशंस क्या करते हैं कि जितने भी डीडीज होते हैं सबका एक ही टीआर नोट बनाते हैं, और कुछ स्टेशंस प्रैक्टिस फॉलो करते हैं कि हर एक डीडी का अपना अलग अलग टीआर नोट बनाते हैं। तो सिस्टम में उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप मल्टीपल डीडीज का एक टीआर नोट बना सकते हो, या एक डीडी का एक टीआर नोट बना सकते हो। वो जैसी आपकी प्रैक्टिस है, जैसे आपका अकाउंट्स और आपका हेडक्वार्टर आपको अलाउ करता है, आप उस तरह से कर सकते हो डीडी के लिए। ठीक है, बट सारे डीडीज का आपको अलग से बनाना पड़ेगा। अब डीडी का टीआर नोट आप खुद एंटर करते हो तो उसमें गलती होने के चांसेस होते हैं, तो उसकी गलती को आप ठीक कर सकते हो नलिफाई से, नलिफाई डीडी टीआर नोट में आके। अगर कुछ गलत हुआ इसमें सेकंड वाले में, तो वो हटेगा इससे, थर्ड नंबर ऑप्शन से, और सेकंड नंबर ऑप्शन में जाके आपको फिर से दोबारा बनाना होगा। फोर्थ ऑप्शन प्रिंटिंग का होगा। जो भी आपने टीआर नोट बनाए हैं, चाहे वो कैश का है चाहे वो डीडी का है, उसका प्रिंटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रख लेना, जो आपने प्रिंट कर दिया उसके बाद उसमें एडिटिंग अलाउ नहीं होगी। यानी अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है, चाहे आप रेमिटेंस में आपके जो डिनोमिनेशन आप फीड कर रहे हो कि कितने कौन से नोट आपके पास इकट्ठे हुए हैं, या आप डीडी की एंट्री कर रहे हो, एक बार प्रिंट करने के बाद में आप उनको एडिट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए प्रिंटिंग से पहले सारी चीजें इंश्योर कर लेना कि आपने आपके डिनोमिनेशन प्रॉपर फीड किए हैं, और आपने आपके डीडी की एंट्रीज प्रॉपर फीड करी हैं, डीडी का टीआर नोट प्रॉपर बनाया है। प्रिंट करने के बाद में आप बैंक में भेज दोगे, बैंक से रिसीविंग लग के आएगी। तो जैसे रिसीविंग आ जाए आपकी, जैसे कैश की मान लो सेम डे दे दी या अगले दिन दे दी, आप उसको फीड कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए फिफ्थ नंबर ऑप्शन से, अपडेट बैंक एक्नोलेजमेंट ऑफ टीआर। अगर डीडी की 2 दिन बाद आती है तो वो जो भी उसकी ट्रांजैक्शन डेट थी उसी डेट का डाल के और यहाँ पे डीडी का आप अपडेट कर दीजिए। जैसे ही आपके अपडेट हो जाएंगे उस दिन के टीआर नोट्स, ये अकाउंट्स में चले जाएंगे। देन जो टीआर नोट्स आपके ऑलरेडी आपने एक्नोलेज कर दिए, अब वो यहाँ से भी हट जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको फ्यूचर में देखना है कि भाई 5 दिन पहले मेरा जो टीआर नोट था, जो मैंने एक्नोलेजमेंट फीड किया था, वो क्या था, ठीक है, फिजिकल कॉपी आपकी जैसे अकाउंट्स को चली गई, ठीक, आपको मिली नहीं, तो उन चीजों को चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए आप यहाँ सिस्टम में देख सकते हो। प्रिंट आउट नहीं ले सकते क्योंकि प्रिंट आउट में थोड़े से इश्यूज होते हैं, लोग उसका मिसयूज करते हैं, इसलिए केवल यहाँ पे व्यू करना अलाउ किया हुआ है कि कितना आपने टीआर नोट आपका जनरेट हुआ था, किस डेट को बैंक ने पिकअप किया था, कितना बैंक ने एक्नोलेज किया था, ठीक है, और क्या डिनोमिनेशन आपने फीड करे थे, वो 6 नंबर ऑप्शन से आप देख पाओगे। ठीक है, तो अब हम 1 बाय 1 एक एक ऑप्शन में चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, अपडेट टीआर नोट डिनोमिनेशन। अब देखो मेरे पास ये जो टेस्टिंग का एनवायरनमेंट बना हुआ है, ये सेंट्रल रेलवे के डेटाबेस पे बना हुआ है, तो मैं आपको सीएसएमटी मुंबई लोकेशन का डेमो दूंगा। ठीक है, आपका जो आपका इस कोलकाता कोई आपको एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट बना के देगा जहां पर भी लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है, और वो चेक करवा देंगे आपके एनवायरनमेंट में। तो मैं जाता हूँ, मेरे पास डेटा है, हाँ, लास्ट मंथ के डेटा पे हम बात कर रहे हैं, यानी सितंबर का। तो मेरे पास 2 सितंबर का मैं टीआर नोट बनाने जा रहा हूँ, जिस भी आप डेट का बनाओगे। अब देखो यहाँ पर 2-3 चीजें हुई। क्या हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में हम गए, मैं दोबारा से आ रहा हूँ, डेट मैंने डाली 292024। डेट डालते ही आपने यहाँ पर नोट किया होगा, सबसे पहले आया सिस्टम अमाउंट यूटीएस का। 2 तारीख को यूटीएस का सिस्टम अमाउंट इतने रुपए था। ठीक है, फिर यहाँ पे दिखा पीआरएस का सिस्टम अमाउंट,
ये पीआरएस का जो भी सिस्टम में अर्निंग हुई थी वो सिस्टम से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ गई। पीएमएस से कितनी कलेक्ट होके आई थी वो आपकी यहाँ पर विजिबल हो गई। यही तीन हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यूटीएस, पीआरएस और पीएमएस। सारा पैसा इन्हीं के अंडर में आता है। जो पैसा आपका दूसरा होता है उसके आप यूटीएस में एमआर काटते हो तो वो यहाँ इंक्लूड हो जाता है। दूसरी चीज, ये केवल और केवल हम कैश की बात कर रहे हैं। जो भी कैश कलेक्ट हुआ, क्योंकि टीआर नोट है जो केवल बैंक को जाएगा, यहाँ हम केवल और केवल बैंक की बात करेंगे, इसके अलावा किसी की बात नहीं कर रहे। तो ये है प्योरली कैश। अगर कोई डीडी है तो वो यहाँ नहीं है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, डीडी के लिए अलग ऑप्शन है। ठीक है, तो टोटल आपका सिस्टम का कैश बन गया इतना, करेक्ट। और ये आपका टीआर नोट नंबर बन गया इस डेट का। ये टीआर नोट नंबर है, ठीक है, 2 तारीख का, जो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली जनरेट करके उस कैश का और यहाँ दे दिया। अब ये क्या होगा कि रात को जब पुराने दिन का प्रीवियस डे का सारा कैश खत्म हो जाता है, ट्रांजैक्शन डे जब हमारा रात को 12 बजे फिनिश हो जाता है, तो उसके बाद ये लगभग रात को 4 से 5 बजे के अराउंड सारा पीआरएस से, पीएमएस से सारा डेटा और बैलेंस शीट के अंदर में आ जाता है। और फिर हम अराउंड सुबह 6 बजे और ये सिस्टम से ये चीजें जनरेट करते हैं। तो ये जो आपको टीआर नोट नंबर है ये सुबह 6 बजे मिलेगा। प्रीवियस डे का जो ये सारा ट्रांजेक्शन है ये सुबह 6 बजे कंसोलिडेट करके और हम बैलेंस शीट के अंदर में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये आप 6 बजे से पहले इस चीज को चेक नहीं कर पाओगे, बैलेंस शीट को। प्रीवियस डे के ट्रांजेक्शन के लिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 6 o'clock पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखो नीचे एक लाइन और आई, टीआर काउंट। कितने टीआर नोट बने हुए हैं? एक। कौन सा? ये वाला। ठीक है, उसका टोटल रेमिट अमाउंट कितना है? इतना। ये अमाउंट है आपका सिस्टम वाला, जो यहाँ देखो ऊपर दिख रहा है आपको, टोटल सिस्टम टीआर अमाउंट। ठीक है, 40,52,680 रुपए और 72 पैसे। ये सिस्टम का अमाउंट यहाँ आ रहा है। आपने अभी तक कोई डिनोमिनेशन फीड नहीं किया तो रेमिट कैश आपका 0 है। और कोई अगर डीडी का भी आपने टीआर नोट बनाया होता तो यहाँ पर उसकी अमाउंट आ जाती। ठीक है, तो ये फर्स्ट है कि ये टोटल आपकी अमाउंट है, इतनी रेमिट अमाउंट आपकी रेमिट होनी चाहिए सिस्टम के अकॉर्डिंग, इतना अमाउंट आपका कलेक्ट हुआ है तीनों डिपार्टमेंट्स में मिला के। ठीक है, इसका जो आप डिनोमिनेशन फीड करोगे उसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो आइडियली या कहना चाहिए कि हर हाल में इतने अमाउंट के डिनोमिनेशंस आपके पास होने चाहिए। ठीक, अगर नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं पे आप शॉर्टेज कर रहे हैं। अब हम इसमें ये सबसे पहले डेट डालते, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ गई। और ये जो बाकी चीजें हैं देखो, ये आपके डिफॉल्ट हैं कि कहाँ पे आपका कौन सी बैंक है, किस बैंक में जाना है, क्या आपकी अकाउंटिंग यूनिट है, क्या लोकेशंस है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही और ये मेन्यू खुलेगा, उस मेन्यू से इस पे आ गए हम। डेट डालने के बाद में वो सिस्टम की इंफॉर्मेशन दिखा दी, यहाँ पर आ गए। ये है केवल आपका डिनोमिनेशन कि कितनी वैल्यू आपको फीड करनी है यहाँ पर। ठीक है, कितनी अमाउंट वहां पे थी। जैसे मैं बोलता हूँ कि ये मेरे पास इतने होते हैं, ठीक है, ये कुछ इतने होते हैं। ठीक है, जो भी आपके पास एक्चुअल में अमाउंट है, ठीक है, वो आप फीड करिए। 32, थोड़ा सा और दिखा, 21 लाख। या मान लो कि हम इतना कुछ दिखाते हैं। ठीक है, ये कैश में आ गए। और कॉइन्स में 20 रुपए का कॉइन नहीं है मेरे पास, 10 रुपीज के 10 कॉइन है, 5 रुपए के 7 कॉइन है। ठीक है, एक कॉइन इसका है, कुछ कुछ ऐसे हैं, एक कॉइन इसका है। ये कुछ हमने वैल्यूज दिखा दी। तो जो यहाँ पर आपको केवल टोटल नंबर ऑफ नोट्स फीड करने थे,
टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स फीड करने थे जो फिजिकली आपके पास में है, जो आप बैंक को देने वाले हो। ठीक है, ये आपके टीआर नोट में ये वैल्यूज प्रिंट होके आएगी। जो आज की डेट में आप आपकी जो मैनुअल बुकलेट है उसमें आप जो नीचे भरते हो कि मेरे पास कौन से नोट के कितने हैं, वही सेम वैल्यू है जो यहाँ आप फीड कर रहे हो। ठीक है, ये जो फीड करोगे वही उस पर ऑटोमेटिकली प्रिंट होके आएगी, बैंक वाला इसी से आपका मिलान करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो आप एक्चुअल में बैंक को देने वाले हो वही फीड करना। कंफर्म करो। कंफर्म करता हूं मैं। अब देखो क्या हुआ। एक्चुअल में मेरा सिस्टम के अकॉर्डिंग था 40,52,000 रुपए की अमाउंट थी। मेरे पास फिजिकली जो मुझे बैंक को जमा करना है वो आया 36,29,000। तो यानी मैंने क्या किया, 4,23,000 का कम डिपॉजिट कर रहा हूँ। यानी इतनी अमाउंट माइनस में दिख रही है, यानी इतना मैं कम डिपॉजिट कर रहा हूँ बैंक में। तो ये कम क्यों डिपॉजिट कर रहा हूँ उसका मुझे यहाँ पे रीजन मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है कि जैसे आपसे कोई इमरजेंसी में विड्रॉल हो गया, या हो सकता है कि किसी डिपार्टमेंट का आपके पास कैश नहीं आया। मान लो कि जैसे पीएमएस का कैश आपके पास पहुंचा ही नहीं, ठीक है, या पार्शियल पहुंचा, या किसी स्टाफ से कुछ प्रॉब्लम हुई, किसी ने काउंटर शॉर्टेज हो गया, कुछ मिसप्लेस हो गया। ठीक है, तो आपको रीजन लिखना है। मैं जैसे लिखता हूं शॉर्टेज रिसीविंग फ्रॉम पीएमएस। ठीक है, मुझे पीएमएस से इतना पैसा कम रिसीव हुआ। ओके, जो भी एक्चुअल में आप, हाँ ज्यादा होगा तो भी ठीक है, आपके क्वेश्चंस को हम लास्ट में टेकअप करेंगे। ठीक है, एक बार पहले मैं सारा बता देता हूँ, ज्यादा होगा उसका भी मैं बताऊंगा। जैसे कम हुआ तो यहाँ पे आपको माइनस में दिख रहा है। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि जैसे सिस्टम में उन्होंने लिया नहीं था, पीएमएस ने, पीएमएस मैनुअल चल रहा था, उसकी एमआर नहीं कटवाई, लेकिन वो पैसा उन्होंने भेज दिया बुकिंग ऑफिस में, तो वो पैसा यहाँ पर नहीं दिखेगा। पीएमएस के सिस्टम में यहाँ अमाउंट में वो वैल्यू नहीं आएगी। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर आपका पॉजिटिव दिखेगा। तो वो भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में जो है पीएमएस का मैनुअल कैश है, वो बाद में हो सकता है सिस्टम में आ जाए। जब बाद में सिस्टम में आएगा तो आप उस दिन का फिर आपको कम दिखाना पड़ेगा। जब कम दिखेगा तो आप मेंशन करोगे कि इसका कैश जो है वो प्रीवियस डे के कैश में चला गया, लेकिन सिस्टम में ये आज दिख रहा है। तो वो चीजें आपका अकाउंट जो है वो बैलेंस करेगा, चेक लगाएगा, और उसके बाद आपको डेबिट रेज नहीं होगा, वो चीजें मैच हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर कम हुआ तो हमने ये दिया। अब आपको क्या करना है, ये आपके सारे डिफॉल्ट भरे हुए हैं। अब ये पैसा किसका था, पैसेंजर का था, गुड्स का था, या मिक्स था? पैसेंजर का अर्निंग का पैसा है। कौन स्टाफ है जो इसको रेमिट कर रहा है, ये आपका स्टाफ आईडी। ठीक है, जैसे यहाँ मैं मेरा स्टाफ आईडी भरता हूँ, मैंने वाई किया, कंफर्म हो गया। ठीक है, यानी मैं 4,23,000 रुपए कम रेमिट कर रहा हूँ आज, और उसका रीजन मैंने मेंशन किया। तो हुआ क्या, मेरा एक टीआर नोट बन गया इसके अंदर में। ठीक है, हम दोबारा ओपन करते हैं सेम डेट का। अब देखिए यहाँ पर सबसे नीचे देखो, ऊपर देखो, कोई डिफरेंस नहीं आया अभी तक। जो आपने बना दिया है अभी तक, जिसका प्रिंट नहीं लिया, उसको हम दोबारा से यहाँ सेम ऑप्शन को ओपन करके एडिट कर सकते हैं। ये ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास जब तक प्रिंट नहीं करते हो। तो यहाँ पे टीआर काउंट बना रहा है, टोटल रेमिट अमाउंट, ये सिस्टम की अमाउंट थी जो ऊपर दिख रही है। नीचे देखो रेमिट कैश है। रेमिट कैश का मतलब ये वो वाली अमाउंट है जो आपने रेमिट करी है डिनोमिनेशन फीड करके। ठीक है, अभी हमने भरा था 36,29,244, यानी 4 लाख रुपए हम कम फीड कर रहे थे अराउंड। ठीक है, वो वैल्यू आ गई, और डीडी का अभी कोई टीआर नोट नहीं है। हम इसमें टैब करेंगे तो ये जो भी आपने पुराने डिनोमिनेशंस भरे थे वो एज इट इज आ गए यहाँ पर। ठीक है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं हुई, जो भी अपने एक्चुअल में भरा था वो यहाँ अवेलेबल है। तो हमें बाद में लगा कि नहीं, ये इतना पैसा जो था ये दोबारा से हमारे पास आ गया है, या उन्होंने बाद में भेज दिया है, आप उसको फीड कर सकते हो। 4 लाख मान लो कि ये मेरा कुछ इतना पैसा और मिल गया मुझे। ठीक है, मिल गया, हमने इसको अपडेट कर दिया, वाई कर दिया। अब देखो अब कितना बचा, केवल 23,000 का बचा, 4 लाख हमारा हमें मिल गया। अब 4, इसको आप अपडेट कर दोगे
ठीक है, स्टिल मिसिंग फ्रॉम ईएमएस। जो आपका रीजन था वो आपने फीड किया, ठीक है, कौन ऑपरेटर बना रहा है और वाई किया, ठीक है। अब मान लो कि आपको और वो 23,000 और भी मिल गया बाद में, कंसर्न डिपार्टमेंट ने फिर वो दे दिया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर देखो आप नीचे में वही 1 TR टोटल रेमिट, ये सिस्टम का अमाउंट था, ये आपका जो आपने डिनोमिनेशन से पेड किया वो मिल गया, और डीडी में भी कुछ है नहीं। हम चलते हैं वापस, इसमें 23,000 हमारा मिसिंग है, तो 23,000 अब केवल 1,200 रुपए बचे, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस 1,200 रुपए का आपको शॉर्टेज आएगा, ठीक। और अगर सपोज करो कि यही वैल्यू जो है ये अगर हम एक्स्ट्रा कर देते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा इन द सेंस कि मान लो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, कुछ वैल्यू में इंक्रीज करता हूँ, यहाँ देखो, ये आपका सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका 40 लाख था, आप डिपॉजिट कर रहे हो 40,73,000, यानी 20,000 रुपए आप सरप्लस डिपॉजिट कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका अभी हम क्या करेंगे, ये आपका एक्सेस बुकिंग में चला जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा पैसा है, ठीक है, इस डेट में। और अगर आगे की डेट में कहीं पे कम आता है, आप उसका रिमार्क यहाँ पे मेंशन करते हो कि उस डेट में एक्स्ट्रा चला गया, ठीक है, ऑलरेडी टीआर नोट में, तो अकाउंट्स आपको इन दोनों को टैली करके और आपको डेबिट नहीं देगा, ठीक है, ये क्रॉस चेक कर लेगा वो उस डेट के साथ। तो वो आप प्रॉपर रिमार्क में मेंशन करना है, ये ध्यान रखना अगर आपको डेबिट से बचना है तो, करेक्ट। तो ये मान लो कि हम लिखते हैं इसको मैनुअल कैश ऑफ ईएमएस, हमने इसका रीजन दिया, ठीक है, पैसेंजर का है, ऑपरेटर लिखा और वाई कर दिया। अब 20,000 रुपए आप एक्स्ट्रा डिपॉजिट कर रहे हो। तो इस तरह से आप बार बार डिनोमिनेशन चेंज कर सकते हो जब तक आप प्रिंट नहीं करते हो उस सेम ट्रांजेक्शन डेट के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम होगा आपका शॉर्टेज इश्यू होगा, ज्यादा होगा आपका एक्सेस बुकिंग में चला जाएगा, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली करेगा, ठीक है। लेकिन ये करेगा कब, जब आप बैंक एक्नॉलेजमेंट फीड करोगे तब करेगा, अभी नहीं किया इसने, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि इसमें से कितना बैंक ने एक्नॉलेज किया है। हो सकता है बैंक ने कुछ और 2 नोट कम कर दिए, इसमें से 2 नोट कटे फटे थे या फ्रोजरी नोट थे। तो जब आप बैंक एक्नॉलेजमेंट फीड करने आओगे तो जो एक्चुअल अमाउंट जितनी बैंक ने रेमिट करी है, वो जब इसमें एक्नॉलेज करिए वो अमाउंट डालोगे, तब ये सारा जितना डिफरेंस था, जो आपने कम दिया ज्यादा दिया बैंक ने कम किया, तब सबका कैलकुलेट होके और उसका शॉर्टेज या एक्सेस इश्यू होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे, जनरेट टीआर नोट फॉर डीडी। डीडी का हम एक टीआर नोट बनाते हैं इसी डेट का, ठीक है। यहाँ पर भी वो दिखा रहा है टोटल आपका एक है, रेमिट अमाउंट इतनी है, ठीक है, कैश में इतना रेमिट कर रहे हो और डीडी में अभी तक कुछ भी रेमिट नहीं किया है, ठीक है। डीडी आपका ब्लैंक, हम अभी डीडी का बनाने जा रहे हैं। ओ, मैं आपको यहाँ, ठीक है, ये देखो इसमें दिखाता हूँ मैं, एक्चुअली वहां पे मेरा एनवायरनमेंट प्रॉपर नहीं था। जनरेट टीआर नोट फॉर डीडी, ठीक है, मैंने डेट डाली, आपको सारा रेमिटेंस दिख गया, ठीक है। डीडी का रेमिटेंस 0 है, आपकी अकाउंटिंग यूनिट्स आ गई। आपको एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ, मुझे लग रहा है आपको शायद विजिबल नहीं होगा।
ठीक है, अब आपको ये प्रॉपर विजिबल होगा। ठीक है, देखो जब हम डीडी का बनाने गए, हमें यहाँ पर जो है टोटल काउंट दिखा, टोटल रेमिटेंस दिखा, कैश का कितना आपने डिनोमिनेशन फीड किए थे वो अमाउंट आ गई, और रेमिट की अमाउंट 0 दिख रही है। ठीक है, हमने टैब किया, ये आपके सारे डिफॉल्ट वैल्यूज हैं जो जहां जहां पे आपका जाता है, चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, अदरवाइज सिस्टम से ऑटोमेटिकली आएंगे, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, सिंपल एंटर मारोगे, जो फील्ड रिक्वायर्ड है उस पर चले जाओगे। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपल रेमिटेंस टाइप सेलेक्ट करना था आपको, पैसेंजर, गुड्स या मिक्स्ड, जो भी आप सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करते ही और ये ऑप्शन खुलेगा आपका डीडी की एंट्रीज फीड करने का। क्योंकि आज की डेट में क्या होता है, डीडी की एंट्रीज कैप्चर नहीं होती सारी एप्लीकेशंस में, जैसे डीडी नंबर है यूटीएस में कैप्चर होता है, लेकिन उसका बैंक और ब्रांच हम कैप्चर नहीं करते, उसका अमाउंट हम कैप्चर करते हैं बट बैंक और ब्रांच नहीं कैप्चर करते, तो वो चीजें यहाँ पे हमें डालनी पड़ेंगी। इसलिए सिस्टम से ऑटोमेटिकली हम ये सारी चीजें उठा नहीं पा रहे हैं, आने वाले दिनों में इन चीजों को भी ठीक कर देंगे, ये भी हो सकता है सारी की सारी ऑटोमेटिकली सिस्टम से आ जाए। तो मैंने कोई एक डीडी नंबर डाला, ये मेरा डीडी नंबर था। ठीक है, उसकी कोई डेट थी, ये एक डेट थी, ये किस बैंक का था, एसबीआई बैंक है हावड़ा की। ठीक है, उसका अमाउंट कितना था, ये इस अमाउंट का 2340 रुपए का एक डीडी था। सपोज करो कि मेरे पास एक और डीडी नंबर है, ठीक है, वो कोई 30 तारीख का था, और वो था कोटक बैंक का, कोटक भुवनेश्वर। ठीक है, और उसकी अमाउंट थी 2000 रुपीज। ठीक है, ये मैंने 2 डीडी मेरे यहाँ पे रिसीव हुए, 10 हुए तो 10 की एंट्री कर सकते हो, 50 हुए 50 की एंट्री कर सकते हो, और चाहो तो दोनों के अलग अलग टीआर भी बना सकते हो, वो जो भी आपका कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। इसमें सिस्टम में कोई चेक नहीं है, सिस्टम में कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, आप अगर 2 डीडी का एक टीआर नोट बना रहे हो तो दोनों की अमाउंट क्लब हो गई, 4340 रुपए आ गया। कंफर्म किया, अपडेट हो जाएगा, ये 4340 रुपए आ गया। यहाँ पर आपका स्टाफ आईडी आपको डालना है, कौन स्टाफ इसको रेमिट कर रहा है, बाकी बैंक ब्रांच ये सब कुछ है। अभी तक देखो इसमें टीआर नोट आया नहीं है, ये सेकंड लास्ट लाइन ये खाली पड़ी है। अब हम टीआर नोट इसका खुद जनरेट कर रहे हैं, जबकि कैश वाले में टीआर नोट अपने आप बन के आ रहा था। ठीक है, हम यहाँ जनरेट करते हैं भाई, टीआर नोट इसका एक जनरेट हो गया, कंफर्म कर दिया, यस। अब हमारा एक टीआर नोट भी बन गया। जब आप दोबारा सेम में आओगे, मैं एक और बनाता हूं, तो अब देखो ये कह रहा है ऑलरेडी आपके 2 टीआर हैं, ये आपका टोटल कैश था, ये आपका रेमिटेड कैश था, ये आपके डीडी का एक टीआर इतने डीडी का बन चुका है। ठीक है, आप और बनाना चाहते हो और बनाइए। ठीक है, मिक्स्ड का है एक, मैं एक टीआर और बना देता हूँ डीडी का, ताकि आपको इसको हटा के भी दिखा सकूं। ठीक है, आईसीआईसीआई है, और ये आपका कहीं पे सपोज करो कि पटना का है, और उसका अमाउंट 3000 रुपए है। ठीक है, एक ही डीडी का हम एक टीआर नोट बना रहे हैं, वाई कर दिया, इसका भी अपडेट हो गया। ठीक है, स्टाफ कौन रेमिट कर रहा था, जनरेट कर दिया। तो इस तरह से मैंने 2 डीडी के टीआर नोट से जनरेट कर दिए। करेक्ट, अब आप जब दोबारा 1 को अगर आप कुछ मॉडिफाई करना चाहते हो कैश वाले को, वो भी आप कर सकते हो। देखो मैं सिंपल आपको दिखा रहा हूँ कि मॉडिफिकेशंस अभी भी यहाँ भी अलाउ है। अब देखो इसने यहाँ पे बोला टोटल 3 टीआर नोट बने हुए हैं, ये आपका सिस्टम का कैश था, ये आपने डिनोमिनेशन का कैश डाला है, और ये आपके रेमिट डीडी के 2 डीडी के टीआर नोट्स आपके बने हुए हैं। ठीक है, करेक्ट। और यहाँ पर ये जो भी हमने कैश डाला था, ठीक है, वो सारे कैश के डिनोमिनेशंस की वैल्यूज आ रही हैं। इनको अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, और नहीं करना चाहते हो तो आप एज इट इज जा सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने कुछ फिर मॉडिफाई कर दिया, अप्लाई करता हूँ, हो गया। अभी भी मैं 18,000 रुपए सरप्लस डिपॉजिट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैनुअल कैश ऑफ ईएमएस ऑफिस, ये हमने फीड कर दिया। ये पैसेंजर का था और
मुकेश इसको बना रहा था, अपडेट कर दिया। इस तरह से आप अपडेट कर सकते हो, करेक्ट है। इस तरह से आप इन दोनों में से पहले ऑप्शन में हम केवल डिनोमिनेशन फीड कर रहे हैं, दूसरे ऑप्शन में हम डीडी की डिटेल्स फीड करके डीडी का टीआर नोट बना रहे हैं। देन अब आता है थर्ड ऑप्शन कि अगर आपसे कोई डीडी का टीआर नोट गलत बन गया, कोई अमाउंट गलत बन गई, तो उसको एडिट नहीं कर पाओगे, उसको आपको कंप्लीटली नलिफाई करना पड़ेगा। थर्ड ऑप्शन में आइए, क्या डेट थी, उस डेट के जितने भी बने होंगे डीडी के टीआर नोट्स आपके, वो सारे हमने डिस्प्ले कर दिए। ये 2 टीआर नोट नंबर्स थे, इसी अमाउंट के थे, ठीक है। सपोज करो हम बोलते हैं कि नहीं, ये 2 नंबर वाला जो है ये गलत था, ये 3000 का ना होके और ये 300 रुपीज का था। तो आप इस 2 को यहाँ से नलिफाई करिए, कंफर्म कर दिया, ये आपका नलिफाई हो गया, ये अपडेट हो गया सिस्टम में। जब आप दोबारा चेक करोगे, ठीक है, जैसे हम दूसरे ऑप्शन से जाते हैं दोबारा, अगर जब हम उसको बनाने जाएंगे, अब देखो यहाँ पे नीचे दिखा दिया है इसने, टोटल टीआर 2 है, अमाउंट इतना है, रेमिट कैश इतना है, और डीडी में वो 2000 रुपए हट गए। पहले यहाँ पे 7340 थे, अब 4340 बचे, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपकी यहाँ से हट गई। अगर आप और बनाना चाहते हो तो ठीक है, नहीं बनाना चाहते हो तो आप डायरेक्ट बाहर निकल सकते हो। तो अभी हमारे पास एक डीडी का टीआर नोट है, एक कैश का टीआर नोट है, 2 टीआर। अब हम उनको प्रिंट करना चाहते हैं। प्रिंटिंग में आइए, किस डेट के टीआर नोट्स हैं, डेट डाली, यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ क्या है, दोनों के टीआर नोट दिखा दिए, उनके लोकेशंस दिखा दी। लोकेशन इसलिए कि जैसे कई बार क्या होता है, बड़ी जो लोकेशंस हैं उनके नीचे में छोटी लोकेशंस कई सारी अटैच की हुई होती है पीआरएस की, तो वो सारी अलग अलग लोकेशन कोड के नाम से आती हैं, तो इसलिए उनका टीआर नोट अगर अलग बन रहा है। देखो एनआरएच लोकेशन यूजुअली अब क्या होगा, एक जो आपकी मेन लोकेशन है उसमें हो सकता है आपकी मैनुअल प्रैक्टिस अलग अलग जगह से कैश भेजने की रही, बट अब वो नहीं चलेगी। सिस्टम अपना पूरी उस एक लोकेशन का एक ही टीआर नोट बनाएगा रात को, ठीक है। मैनुअल प्रैक्टिस वाला कंसेप्ट बंद होगा। और अगर सपोज करो कि आपकी लोकेशन के अंडर में कोई एनआरएच लोकेशन ऐड हैं, तो वो एनआरएच लोकेशन वाला अपने टीआर नोट खुद बनाएगा, क्योंकि उसका कैश पिकअप भी वहीं से होता है, ठीक है। वो केवल अकाउंटेबल बैलेंस शीट के पर्पज से आपके यहाँ पे उसका डेटा शो होगा, बट टीआर नोट वो अपना बनाएगा और अपना कैश वो सबमिट करेगा। तो उसको भी ये ऑप्शन मिलेगा केवल टीआर नोट वाले पार्ट का, कि वो अपना टीआर नोट फीड कर सकता है और डिनोमिनेशन फीड कर पाएगा, अपने टीआर नोट प्रिंट कर पाएगा और अपने टीआर नोट का एक्नॉलेजमेंट वो सिस्टम में दे पाएगा। ये ऑप्शंस उस लोकेशन एनआरएच के लिए भी रहेंगे, ठीक है। और अदरवाइज आपकी जो एक मेन लोकेशन है उसका एक ही टीआर नोट बनेगा रात में, तो आपको सारा कैश एक जगह पे कलेक्ट करना पड़ेगा, ये आपका कॉमर्शियल मैनुअल बोलता है। और बोर्ड ने और बाकी जो अकाउंट्स हैं उन्होंने इसी के लिए हमें रीजन दे दिए। ये कुछ 3 या 4 एफएनसीओ की एक कमेटी बनी हुई है, तो उन लोगों ने हमें यही बोला है। उसमें सेंट्रल रेलवे था, आपका एक आई थिंक ईसीओआर है या एससीसीआर है, उनके एफए हैं निवेदिता मैडम, और एक नॉर्दर्न के हैं, और एक आई थिंक एससीआर के हैं। तो उन लोगों ने और कॉमर्शियल ने यही डिस्कस करके बोला कि एक स्टेशन का एक ही टीआर नोट बनना है। तो ये आपके टीआर नोट्स। अब आप कौन से को प्रिंट करना चाहते हो, जैसे हम बात करते हैं कैश वाले की। पहला है, देखो यहाँ पे टाइप भी आ रहा है सी, ये है डी, यानी पहला कैश का है, दूसरा डीडी का है। इसमें क्या है, ये सिस्टम की अमाउंट दिख रही है यहाँ पे, एक्चुअल में सिस्टम के हिसाब से इतना पैसा था, आप इतना पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, ठीक है। कम है ज्यादा है, वो जो भी आपने डिनोमिनेशन फीड करी उसके अकॉर्डिंग होगा। सिमिलरली डीडी का ये जो है, इसमें ये सिस्टम में डीडी नहीं कटा हुआ है। सिस्टम मीन्स कि जैसे सपोज करो आप एमआर बुक करते हो, वहां पे डीडी का ऑप्शन आता है, या टिकटिंग करते हो वहां पीआरएस में, वहां पे भी डीडी कहीं एक्सेप्ट होते होंगे। तो अगर वो वहां सिस्टम में ऑलरेडी एज ए डीडी आया है, तो वो वैल्यू यहाँ पे दिखेगी, टोटल डीडीज कितने सिस्टम में आए हैं तीनों डिपार्टमेंट्स में मिलके। और अगर वहां नहीं आया, आपने कोई मैनुअल डीडी रिसीव किए हैं, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे 0 दिखेगी, ठीक। और बट आप ये इतना डीडी का अमाउंट रेमिट करने जा रहे हैं, करेक्ट। तो अब हम पहले को इसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट किया वाई। अब यहाँ पर आप ऑन स्क्रीन व्यू भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने व्यू किया, यहाँ पर क्या हो रहा है देखो,
जो आप फिजिकली आज के डेट में करते हो सेम वही फॉर्मेट है। ऊपर आपके जोन से रिलेटेड आपका कोड नंबर, ठीक है, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका चालान नंबर है, यानी टीआर नोट नंबर अब आपका चालान नंबर होगा। इसी के नाम से आपका ये चालान ट्रेवल करेगा। अकाउंटिंग यूनिट, स्टेशन कोड, कैशियर कौन था, पैसेंजर का था पैसा, बैंक, बैंक कोड, और ये दोबारा से चालान नंबर आपका आ गया। ये चालान किस समय जनरेट हुआ वो डेट आएगी। ये एक्चुअल में टीआर नोट हमने, ये मुंबई का डेटाबेस है और 22 तारीख की रात को ये हमने जनरेट कर दिए थे। ठीक है, हम कुछ टेस्टिंग कर रहे थे तो ये उस समय का जनरेट हुआ है। अभी हम केवल उसको मॉडिफाई करते जा रहे हैं। तो जो रात की डेट होगी जिसमें जनरेट हुआ है वो वाली डेट इसमें आएगी। जैसे 6 बजे अगर ये सुबह जनरेट होता है तो यहाँ पे मॉर्निंग में 6 o'clock का टाइम आएगा। ठीक, अब इसमें अमाउंट इन रुपीज, ये आपकी सिस्टम की अमाउंट है, इतने अमाउंट होनी चाहिए थी, आप कितनी रेमिट कर रहे हो ये रेमिट की अमाउंट है। ठीक है, और ये कैश का टीआर नोट था। अब यहाँ आपका बैंक कंफ्यूज हो सकता है कि इसमें से मैं कौन सी अमाउंट पैसा मुझे मिलने वाला है। तो इसके लिए फिर इसमें नीचे हमने और डिटेल में दी है, टू दी मैनेजर नेम ऑफ द स्टेट बैंक, ठीक है, मरीन ड्राइव सिटी टाउन, जो आपका वहां पे फीड था, प्लीज रिसीव सम ऑफ, ये अमाउंट आपकी कौन सी दिख रही है, ये वो वाली है जो आपने डिनोमिनेशन फीड किए हैं, वो अमाउंट वो आपसे रिसीव करेगा। और उसका वर्ड्स में भी दिया हुआ है, ₹40,71,144.50, ये अमाउंट वो आपसे रिसीव करके लेके जाएगा। एंड सेम बी काइंडली क्रेडिट टू सेंट्रल रेलवे रेवेन्यू अकाउंट, द पर्टिकुलर डिटेल्स आर प्लेस्ड एज एनेक्चर। करेक्ट। तो सिस्टम की अमाउंट यहाँ पे इसमें विजिबल है, वो इसलिए विजिबल है क्योंकि अकाउंट सेक्शन बोलता है कि हमें पता नहीं होता एक्चुअल में सिस्टम के अकॉर्डिंग उसकी अर्निंग कितनी थी उस स्टेशन की, हमें केवल रेमिट का पता चल पाता है। और इसमें कुछ इश्यूज हुए, कुछ फ्रॉजरी के केसेस हुए एक दो लोकेशंस पे, वो कहीं रेलवे बोर्ड की पकड़ में आए, तो इसलिए अब यहाँ पर आपको सिस्टम की अमाउंट भी दिखेगी, जो कि आप कहीं पे भी चेंज नहीं कर सकते, कहीं पे छेड़खानी नहीं कर सकते। करेक्ट। इसमें अब आपकी ये स्टेशन की सील, स्टेशन मास्टर के सिग्नेचर्स, चीफ कैशियर, जो भी आपका करंट फॉर्मेट है वो सारा है। देन इसके नीचे ये बैंक की डिटेल्स हैं, ये केवल बैंक अपने पर्पज से यूज करेगा। ठीक है, और ये नीचे है एनेक्चर डिनोमिनेशंस का, जो डिनोमिनेशंस आपने फीड किए थे वो सारे के सारे डिनोमिनेशंस यहाँ पर हैं। ठीक है, आप 2000 का इतना दे रहे थे, 500 के इतने थे, 200, 100, ये कॉइन्स के ये सब जो आपने फीड किया था डिनोमिनेशन में वो एज इट इज इसमें प्रिंट होके आ गया। टोटल अमाउंट कैश नोट्स की इतनी है और कॉइन्स की 144.50 है। और जो आपने रिमार्क लिखा था वहां पर डिफरेंस के लिए, मैनुअल कैश ऑफ पीएमएस ऑफिस, वो रिमार्क एज इट इज यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये आपका इतना प्रिंट होना है और यही सेम आप आज की डेट में भी प्रिंट करते हो। अब प्रिंटिंग के लिए इसको आपको आपके बुकिंग काउंटर पे प्रिंट मत करना, या आपका रिपोर्ट प्रिंटर जहाँ पे लगे होते हैं, जहाँ पर आप रिपोर्ट्स निकालते हो, उस प्रिंटर पे प्लेन पेपर लगा के उस पर प्रिंट करना। ठीक है, वो एक्सेप्ट होगा आपका सब जगह पे। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको प्रिंट कर सकते हो। सिमिलरली अगर हम 4th नंबर ऑप्शन में जाते हैं और डीडी वाले को प्रिंट करके देखते हैं कि उसमें क्या आएगा, 2 नंबर। डीडी में भी सेम वही है, यहाँ पर आपका जो चालान नंबर है वो जो डीडी वाला जो टीआर नोट था उसका नंबर आ गया। ठीक है, बाकी आपके ऊपर से चीजें सेम है। ठीक है, ये आपका चालान नंबर। अब देखो डीडी का चालान हमने आज ही बनाया अभी, तो उसकी डेट आ गई 27 तारीख को 11:37 पे अभी हमने जनरेट किया था, तो इसलिए जिस समय ये टीआर नोट जनरेट हो रहा है उस समय की डेट आएगी ये। ठीक है, जो डिफॉल्ट है कैश वाले के लिए वो सिस्टम अपने आप जनरेट करेगा, तो जो वो हमेशा उसके ट्रांजैक्शन के नेक्स्ट डे की डेट आएगी, ट्रांजैक्शन डेट के, और ये आपका डीडी वाला जब आप फीड कर रहे हो उस समय की डेट आएगी। ठीक है, इसमें देखो सिस्टम की अमाउंट 0 आ रही है और रेमिट अमाउंट जो है 4340 रुपए आ रही है और ये डीडी है। तो यहाँ पर नीचे भी लिखा हुआ है कि प्लीज रिसीव सम ऑफ 4340, ठीक है, इसका, और इसको आपको रेलवे के उस अकाउंट में डिपॉजिट कर देना है। बाकी नीचे का फॉर्मेट सेम है।
ये बैंक के यूज के लिए था, और ये नीचे डीडी की डिटेल्स आ गए एनेक्शर में, दोनों डीडी आ गए। ठीक है, हावड़ा का आ गया, और ये दूसरा कोटक वाला, भुवनेश्वर वाला। ये दोनों डीडी, जितने भी आप डीडी फीड करोगे वो सारे डीडी की डिटेल्स यहाँ आ जाएंगी, जैसे कैश में डिनोमिनेशन के होते हैं। करेक्ट। तो इस तरह से आप फोर्थ नंबर ऑप्शन से प्रिंट कर सकते हो। अब जो आपने प्रिंट कर दिया उसकी आपको 3 कॉपी प्रिंट करनी है। ठीक है, 3 कॉपी आपने प्रिंट कर दी, बैंक को दे दी, बैंक उन पे रिसीविंग दे देगा। रिसीविंग देके जब वो वापस देता है, सेम डे देता है या नेक्स्ट डे देता है, जब भी आपके पास में वापस एक्नॉलेज आता है, वो एक्नॉलेजमेंट आपको 5 नंबर ऑप्शन से सिस्टम में फीड करना पड़ेगा। हम चलते हैं ऑप्शन नंबर 5 में। किस ट्रांजेक्शन डेट का फीड करना है? 2 तारीख की ट्रांजेक्शन डेट थी, जिसका कि एक्नॉलेजमेंट मुझे हो सकता है 3 को मिला, हो सकता है 4 को मिला, हो सकता है 6 को मिला। जिस भी डेट में मिला, जो बैंक उसमें सील लगा के और जो डेट डालता है वो डेट आपको डालनी है। ऐसा नहीं है कि वो एक्नॉलेजमेंट तो बैंक ने 2 दिन पहले दे दिया, लेकिन आपके पास में जो डिलीवरी वाला है या जो बंदा दे के जाता है वो 3 दिन बाद में दे रहा है, तो आप उसमें 3 दिन बाद की डेट नहीं मेंशन कर पाओगे। आपको एक्चुअल में बैंक वाली डेट मेंशन करनी है। जैसे हम बोलते हैं कैश वाला, कैश वाले काम एक्नॉलेजमेंट इसमें डालते हैं। ठीक है, मैंने किया 1, अपडेट किया। अब यहाँ पे पूछता है इज टीआर नोट प्रिंटेड, हमने बोल दिया कि हाँ प्रिंट हो गया। दैट मीन्स अब हम उसका एक्नॉलेज कर सकते हैं। अगर आपने वहां नो किया होता तो एक्नॉलेज नहीं करने देता। ठीक है, जैसे दोबारा चलते हैं, 1 नंबर ऑप्शन में मैं जाता हूँ। ये पूछ रहा है इज टीआर नोट प्रिंटेड, मैंने नो किया, तो ये कह रहा है प्रिंट टीआर नोट बिफोर अपडेटिंग बैंक एक्नॉलेजमेंट। क्योंकि एक बार अगर आपने बैंक एक्नॉलेज कर दिया उसके बाद प्रिंटिंग आपकी बंद हो जाएगी, आप प्रिंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो दैट मीन्स कि एक्नॉलेजमेंट करने से पहले आपके पास फिजिकली प्रिंटेड कॉपी में बैंक की मोहर होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप यहाँ एक्नॉलेज करना। प्रैक्टिकल सिचुएशन में भी ऐसा ही होता है, आपके पास फिजिकल जब कॉपी आएगी तभी आप एक्नॉलेज करते हो उसको। तो हम एक्नॉलेज करने जाते हैं। देखो यहाँ पर है आपका सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ गई, लोकेशन आ गया, किस डेट में आप इसको डेट क्या, डेट ऑफ कैश क्या था, उसका टीआर नोट नंबर क्या था, लोकेशन क्या था, किस टाइप का था, ये कैश का था। ठीक है, और क्या उसका सिस्टम अमाउंट था, ये एक्चुअली 680 रुपए वाला सिस्टम अमाउंट था। आपने रेमिट कितना किया, इतना किया। ठीक है, बैंक एक्नॉलेजमेंट में भी ये इतनी वैल्यू दिखा रहे हैं हम, जो आपने रेमिट के लिए भेजा हम ये मान के चलते हैं कि इतना ही रेमिट होके आया होगा। अगर नहीं आया तो आप इस अमाउंट को मॉडिफाई करोगे, अगर बैंक ने कुछ चेंज किया है तो, अदरवाइज ये यूजुअली चेंज नहीं होगी। तो अब एक यहाँ पे कंसेप्ट आता है टीआर जनरेटेड, मैनुअल या सिस्टम। अभी हमने किसे जनरेट किया था, सिस्टम से। मैनुअल का कंसेप्ट मैं बताऊंगा कि क्यों रखा हुआ है। हम चलते हैं सिस्टम में। एस किया, यहाँ पे एस करते ही ये सीधा आ गया आपका बैंक एक्नॉलेजमेंट अमाउंट पे। इस अमाउंट पे आ गया, बैंक ने कितनी एक्नॉलेज करके दी हमें। जैसे हम बोलते हैं कि हमें कुछ बैंक ने एक्नॉलेज करके कम दी, मान लो कि 144 रुपए जो थे ये बैंक ने एक्नॉलेज नहीं करे। ठीक है, केवल इतना ही हमें 40,71,000 बैंक ने एक्नॉलेज करके दिया। तो ये डिफरेंस किसमें है, जो आपने रेमिट अमाउंट दिया था बैंक को और जो बैंक से एक्नॉलेज होके आया, ये तो है डिफरेंस 144 रुपए। इसमें एक्चुअल डिफरेंस जो निकलेगा, जो भी आपका शॉर्टेज इश्यू होगा या एक्सेस इश्यू होगा, एक्सेस बुकिंग, वो निकलेगा इस सिस्टम अमाउंट के साथ। एक्चुअल में सिस्टम ने इतना अमाउंट था और आपका फाइनली बैंक एक्नॉलेज होके इतना मिला। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, अगर ये कम आपने एक्नॉलेज किया है तो उसका शॉर्टेज इश्यू होगा, अगर ये ज्यादा एक्नॉलेज हुआ है तो इसका एक्सेस बुकिंग में ये अमाउंट जाएगा। और ये सिस्टम जैसे ही आप यहाँ पे कंफर्म करोगे, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली इशू कर देगा। ठीक है, अब हम इसी में आगे चलते हैं। कैश पिकअप डेट, कैश पिकअप सपोज करो कि 2 तारीख का ट्रांजेक्शन था, हो सकता है 2 की रात को ले जाता हो छोटी लोकेशंस पे, या हो सकता है 3 तारीख की मॉर्निंग में वो कैश पिकअप करने आया। तो हमने डेट डाली, कैश पिकअप की। अब बैंक ने एक्नॉलेज कब किया, हो सकता है 3 को ही एक्नॉलेज कर दिया, 3 को ही उन्होंने रिसीविंग लगा के और दे दी हमें।
या हो सकता है 3 को ना करके और 4 तारीख को एक्नॉलेज किया, ठीक है। तो जिस भी डेट में एक्नॉलेज हो रहा है या 5 तारीख को एक्नॉलेजमेंट मिला, या अगर डीडी का हुआ तो हो सकता है 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद में एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है। तो जिस भी डेट में हम ये अज्यूम करते हैं कि नेक्स्ट डे हमें एक्नॉलेजमेंट मिल गया, ठीक है, तो नेक्स्ट डे का हमने यहाँ पे डेट डाल दिया। जो एक्चुअल डेट है उस पर बैंक ने जो मोहर के साथ में डेट डाली है वही डेट आपको यहाँ पे फीड कर, और सिंपल कंफर्मेशन पे आ गए, ठीक है। मैं कंफर्म कर देता हूं तो ये चलेगा। ये लो जी, ये मैंने कंफर्म कर दिया। ये आपका इस डेट का टीआर नोट बैंक का एक्नॉलेज हो गया, ठीक है। इतने 40,71,000। अब अगर आपका डाउट है आप दोबारा से क्या उसको मॉडिफाई कर पाओगे? ये करा इनवैलिडेट टीआर नोट ऑलरेडी बैंक एक्नॉलेज। एक्नॉलेजमेंट के बाद ना तो वो मॉडिफिकेशन अलाउ कर रहा है, ना तो वो प्रिंटिंग अलाउ करेगा, केवल डीडी का अलाउ कर रहा है, क्योंकि डीडी का भी बैंक एक्नॉलेज नहीं हुआ, ठीक है। इसको आप दोबारा प्रिंट कर सकते हो, बट कैश वाला यहाँ से भी हट जाएगा, क्योंकि आइडियली सिचुएशन क्या होती है कि एक बार अगर आपने एक्नॉलेज कर दिया तो अब आपको प्रिंट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर हमने प्रिंटिंग अलाउ करी, आप उसके साथ कुछ छेड़खानी कर सकते हो, ठीक है, इसलिए वो प्रिंटिंग अलाउ नहीं है। जितनी कॉपी आपको चाहिए वो आप बैंक एक्नॉलेजमेंट से पहले प्रिंट करके रखिए। आपको 3 चाहिए, 4 चाहिए, 10 चाहिए, वो आप पहले से प्रिंट करके रखिए, बट प्रिंट एक्नॉलेजमेंट के बाद प्रिंटिंग बंद है उसकी, करेक्ट। अब हम चलते हैं बैंक एक्नॉलेजमेंट, हम दूसरे का एक और करते हैं। एक बचा हमारे पास, ठीक है, इसको हम बैंक एक्नॉलेज करते हैं। ये हमने प्रिंट कर लिया। अब अपन बात करते हैं मैनुअल वाले की, ठीक है। ये भी सेम उसी कंसेप्ट पे चलेगा। देखो यहाँ पर सिस्टम अमाउंट कितना दिख रहा है, 0 दिख रहा है। ये टीआर नोट टाइप जो था ये डीडी था, और ये आपका रेमिट अमाउंट दिखा रहा है 4340, ठीक। अब सपोज करो कि किसी दिन, अब ये सिस्टम जो है ये है आपका बैलेंस शीट का सिस्टम, ये आपका कनेक्टेड मोड में चलेगा। अगर नेटवर्क नहीं हुआ तो क्या करोगे? मान लो कि किसी दिन नेटवर्क डाउन है या सिस्टम डाउन है, तो उस दिन ये सिस्टम चलेगा नहीं। लेकिन बैंक को कैश डेली जाना है कि उसकी तो जो पिकअप है सपोज 10 बजे आनी है तो 10 बजे आएगा ही, उसमें आपको कैश तो देना ही है। अब अगर आपका उस समय सिस्टम नहीं चल रहा है, आप इसका नहीं निकाल पा रहे, तो इमरजेंसी केसेस में आपकी जो एग्जिस्टिंग बुकलेट्स हैं वो भी आपके पास रहेंगी कुछ अमाउंट तक के लिए, कुछ टाइम के लिए। तो उसमें आपकी जो मैनुअल टीआर नोट की जो बुकलेट है उसमें आप कैश फीड करके 3 कॉपी बना के और वो बैंक को दे दोगे, ठीक है। वो बैंक को दे दिया, बैंक ने उसी मैनुअल वाले फॉर्मेट में रिसीविंग दे दिया आपको, जैसे आज की डेट में दे रहा है। देन फिर जब वो एक्नॉलेजमेंट के लिए आएगा तो यहाँ पर आप एक्नॉलेज करोगे कि ये हमने मैनुअल बनाया था। अब एक्नॉलेज करने से पहले यहाँ पर आपको एक काम और करना होगा कि सिस्टम को नहीं पता है कि एक्चुअल में सिस्टम कौन सी अमाउंट उठा रहा है, रेमिट अमाउंट उठा रहा है सब जगह पे, देखो, ठीक है। इसी के साथ हम डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर भी। तो रेमिट अमाउंट कहाँ से आएगी? जो आपने डिनोमिनेशन फीड करे। अब मान लो कि जिस समय आपका सिस्टम में नेटवर्क नहीं था तो आप सिस्टम में डिनोमिनेशन नहीं फीड कर पाए, आपने मैनुअली दे दिया और काउंट करके मैनुअल वाले में लिख दिया। वो रिकॉर्ड आप अपने पास रखोगे कहीं पे, और जैसे ही सिस्टम आपका अप होता है वो डिनोमिनेशन आप सिस्टम में फीड करोगे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन से यार नोट आपका बना हुआ है, सिस्टम अमाउंट उसमें ऑलरेडी दिख रही है, लेकिन डिनोमिनेशन नहीं है। तो डिनोमिनेशन नहीं है तो यानी आपका रेमिटेंस 0 हो रखा है सिस्टम में, तो डिनोमिनेशन आप वहां फीड करोगे। आपको प्रिंट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रिंटिंग वाला काम आप मैनुअल बुकलेट से कर चुके हो। डिनोमिनेशन फीड करके और फिर आप यहाँ पे बैंक एक्नॉलेजमेंट करोगे उस डेट का। तो अब मैनुअल किया आपने, एम भरा, कितनी अमाउंट थी, सेम अमाउंट मान लो बैंक ने एक्नॉलेज करी। उसका पिकअप डेट क्या था? 3 तारीख को वो पिकअप हुआ था, 4 तारीख को या 5 तारीख को उसका एक्नॉलेजमेंट आया। अब ये पूछ रहा है कि मैनुअल टीआर नोट का नंबर क्या था, जो आपने बैंक एक्नॉलेजमेंट लिया है जिसपे मैनुअल टीआर नोट पे, उसका नंबर क्या है। वो नंबर आपको यहाँ पे फिट करना पड़ेगा ताकि आपका अकाउंट सेक्शन उसको लिंक कर सके। क्योंकि देखो अकाउंट्स में क्या जाएगा, फिजिकल कॉपी जाएगी, फिजिकल कॉपी में है आपका मैनुअल जनरेटेड, यानी मैनुअल वाला प्रिंटेड।
तो और अकाउंट्स देखेगा उसको सिस्टम में। तो अब यहाँ पर आपको मैनुअल वाला जो है, मैनुअल टीआर नंबर 123, ये कोई मेरा मैनुअल टीआर नोट नंबर था, वो मैंने यहाँ पे फीड किया। रीजन क्या है उसका कि आपने मैनुअली क्यों जनरेट किया? हमने बोला कि लिंक डाउन था, ठीक है, हम कनेक्ट नहीं कर पाए। अगर एक ही सिस्टम था या अगर मल्टीपल सिस्टम्स थे, या मतलब पूरे एरिया का लिंक डाउन था, नेटवर्क था ही नहीं, ठीक है, जो भी रीजन रहा वो आपको एक्चुअल में आपका रीजन मेंशन करना है, ठीक है, रिमार्क देना है, क्योंकि ये रिमार्क वहां भी जाएगा, अकाउंट्स उस दिन क्रॉस चेक करेगा। अगर आप बोलते हो लिंक डाउन है तो नेटवर्क से चेक करेगा, एसएनटी से चेक करेगा कि इसका लिंक क्यों डाउन था। तो इसलिए जो एक्चुअल रीजन है वही मेंशन करना, कुछ उठपटांग मत लिखना, अदरवाइज आप लोग फिर फंस जाओगे। ठीक है, कंफर्म करते हैं हम। तो अब क्या होगा, ये आपका अक्नोलेज हो जाएगा स्टेट का भी, ठीक है। नहीं, कुछ तो इश्यू है। ठीक है, ये एक्चुअली मेरा टेस्टिंग सेटअप है, हो सकता है इसमें भी हम कुछ R&D करते रहते हैं। तो इस तरह से आप क्या करोगे, मीन्स मैनुअल वाले को भी अपडेट करोगे, करेक्ट है ना। मैं एक बार इसको बिना मैनुअल के अपडेट करके देखता हूँ क्या अपडेट होता है। नहीं, अभी डीडी का, क्योंकि मुझे लग रहा है ये सिस्टम अमाउंट का कुछ इश्यू है, ठीक है, इसको हम देख लेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, आप जितने भी आपके टीआर नोट्स हैं आप इनको बैंक एक्नॉलेज करोगे, ठीक। तो आप बैंक एक्नॉलेज कर दिया आपने, अपडेट बैंक एक्नॉलेजमेंट ऑफ टीआर। अब मान लो कि बैंक एक्नॉलेज हो गया, जो आपके पास कॉपी थी वो अकाउंट्स को चली गई, जैसे आप आज की डेट में भेजते हो, जो भी बैंक एक्नॉलेज होके आता है अपनी कॉपी आप अपने पास रख लेते हो। अब हमें सिस्टम में पता नहीं चल पा रहा कि हमारी उस प्रीवियस डे का जो बैंक एक्नॉलेज था उसमें क्या डिटेल्स हमने फीड करी थी। मान लो कि कोई टीआईए आया आपके ऑफिस यहाँ पे स्टेशन पे, उसको देखना है कि उस दिन आपने क्या भेजा था या क्या डिफरेंस था, ठीक है, आपने कम भेजा था, ज्यादा भेजा था, कितना बैंक से एक्नॉलेज हुआ था। तो वो आप 6 नंबर ऑप्शन में और चेक कर सकते हो। सपोज करो अभी तो हम 2 तारीख का बना रहे थे, हम 1 तारीख का देखते हैं। 1 तारीख का ये एक सीआर नोट था, ठीक है, कैश का, जो अक्नॉलेज हो रखा था। हमने इसमें डिटेल देखी, व्यू करते हैं यहाँ पर। निकलती ना, एक मिनट, कुछ सॉरी, ठीक है। तो यहाँ ये दिखाएगा कि आपका क्या बना था, किसने बनाया था, क्या काउंटिंग यूनिट, स्टेशन कोड और कैशियर कौन था। कैशियर ये था, मुकेश था, इसने बनाया था, ठीक है। ये उसका टीआर नोट का चालान नंबर था, इस डेट का बना हुआ था। उसकी सिस्टम की अमाउंट तो कितनी थी और आपने कितनी कैश रेमिट किया था, ठीक है। उसका कैश पिकअप डेट क्या था, 3 था, ठीक। क्या था वो, सिस्टम से था या मैनुअल था, वो भी यहाँ दिख रहा है। अगर मैनुअल होगा तो उसका टीआर नोट नंबर भी यहाँ पे आएगा। बैंक ने कब एक्नॉलेज किया उसका डेट और टाइम भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और नीचे जब हम चलते हैं तो इसमें देखो अब आपका बैंक वाले सेक्शंस गायब हैं। हमने ये लिखा हुआ है कि इतना अमाउंट जो है वो आपने दिया था, और ये आपके नीचे डिनोमिनेशंस की समरी है, ठीक है, ये डिनोमिनेशन की समरी है। और ये आपने जो रिमार्क लिखा था, ये मैनुअल कैश ऑफ पीएमएस ऑफिस। तो ये आपके मेनली आप लोगों के लिए भी ठीक रहेगा, आप इसको रेफर कर सकते हो कि मैंने किस डेट में कम दिया था, किस डेट में ज्यादा दिया था। जब आप दोबारा से उसको जब कहीं पे भी एडजस्ट करते हो तो यहाँ से आप पीछे से चेक कर सकते हो। आपको अपने बुकलेट्स पलटने की जरूरत नहीं है, फिजिकल कॉपीज को ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। ये जैसे 2 तारीख का देख रहे हैं हम अभी, 1 तारीख वाला और देखते हैं। ये देखो, ये 1 तारीख का कोई बनाया था हमने, ठीक है, ये इतना अमाउंट सिस्टम का था, इतना अमाउंट
हमने रेमिट किया, यानी कुछ 110 रुपीज के अराउंड कम रेमिट हुए हैं, ठीक है। और इसको हमने मैनुअल टीआर नोट से रेमिट किया था, तो ये मैनुअल टीआर नोट का नंबर आ गया, और ये किस समय बैंक ने एक्नॉलेज किया था, और क्या उसकी कैश पिकअप डेट पे, ठीक है। अब इसमें जब हम नीचे चलते हैं, ये सारी डिटेल्स दिख गई यहाँ पे, ठीक है। ये आपका सारे डिनोमिनेशंस दिख गए, और ये आपका रिमार्क आ गया, सोर्ट इन रेमिटेंस बाय पीआरएस। ये इतना जो है, कुछ जो भी 110 रुपए था, ये इतना शॉर्ट रेमिट हुआ, ये आपका रिमार्क भी यहाँ पर पड़ा है। तो इसलिए अगर आप प्रॉपर रिमार्क लिखोगे तो आपको प्रॉपर विजिबल रहेगा, आप इसको हमेशा लिंक कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से आप पुरानी डेट्स भी देख सकते हो, आपका टीआईए भी इसको चेक कर सकता है, उसके लिए भी ये यूजफुल है कि जब वो आएगा, मान लो कि आपको कहीं पे क्रेडिट देना है, किसी डेबिट को सेटल करना है, ठीक है, तो वो पुरानी चीजें यहाँ सिस्टम से देख सकता है कि भाई आपने कितना किस दिन भेजा था और क्या रिमार्क था उसका, ठीक। तो ये टोटल 6 ऑप्शंस हमने इस टीआर नोट ईटीआर में दिए हैं। यहाँ पर आपको केवल डिनोमिनेशन फीड करना है फर्स्ट ऑप्शन में, और दूसरे में डीडी की डिटेल्स फीड करनी है। इनमें अगर कोई गलती हुई तो आप थर्ड ऑप्शन से नलिफाई कर सकते हो। फर्स्ट में अगर कोई गलती हुई डिनोमिनेशन फीड करने में, सेम ऑप्शन में सेम डेट दोबारा डाल के और आप उसको एडिट कर सकते हो। जो भी आपने लास्ट में सेव किया है वो रहेगा, पुराना खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये हमेशा एडिट करो तो सोच के करना कि आप कौन सी वैल्यू को एडिट करने जा रहे हो। ये नहीं होगा कि जो हमने पहले जी सेव किया था वो कहाँ गया, जो लास्ट का एडिट है वो बचेगा सिस्टम में। फोर्थ ऑप्शन से आप प्रिंट कर सकते हो, चाहे वो डीडी का टीआर नोट है, चाहे वो कैश का है। फिफ्थ ऑप्शन से जो बैंक ने एक्नोलेज किया है वो आप यहाँ पे सिस्टम में बताओगे कि इतनी अमाउंट एक्नोलेज होके आई है। अब अगर वो मैनुअल है या सिस्टम से जनरेट हुआ है, वो दोनों ही आप यहाँ पे एक्नोलेज करोगे। बट मैनुअल के केस में ये ध्यान रखना है कि मैनुअल अपडेट करने से पहले आपको और फर्स्ट ऑप्शन में आके और उस दिन की डिनोमिनेशन डालनी होगी जो आपने मैनुअल में फीड करी है, उसके बाद ही एक्नोलेज करना, अदरवाइज डेबिट रेज हो जाएगा पूरी डिनोमिनेशन का, क्योंकि उतनी अमाउंट यहाँ पे कम दिखेगी, ठीक है। और सिक्स्थ में जो ऑलरेडी एक्नोलेज हो चुके हैं उनको आप यहाँ से देख सकते हो, ओनली व्यू कर पाओगे, प्रिंट नहीं कर पाओगे सिक्स्थ में, ठीक है। तो सिस्टम में आप इसको चेक कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस हमने इसमें दिए हैं। अब तो बाकी और टीआर नोट में कहीं कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। आप अगर जैसे हम टेस्ट सीआर नोट बना के देखते हैं 11 नंबर में, आप बाकी सारा वेरीफाई करके चेक कर लेना, ठीक है। देखो जब हम टेस्ट सीआर नोट बनाएंगे, कैश की वैल्यू दिखा दी इसने, हमने बैंक से फाइनल जो एक्नोलेज हो क्या वो वाली वैल्यू है ये, हमने वहां पे मॉडिफाई किया था कि कुछ 144 रुपए कम एक्नोलेज हुए, तो वो एक्चुअल में एक्नोलेज वाली वैल्यू आ गई। डीडी आपकी इतने बना हुआ है, ठीक है। कैश ऑफिस में आपने कुछ भेजा नहीं, ये पोस्ट की थी, ई कैश नहीं था, कुछ वाउचर्स थे इतने, और ये यूपीआई था। इतनी अमाउंट आपकी टोटल सीआर नोट में आनी है। कैश ऑफिस को आपने कुछ नहीं भेजा, आप टेस्ट सीआर नोट हम जनरेट करने जा रहे हैं। रिमार्क आपको कुछ लिखना है, ठीक है, कि ये इतना डिफरेंस क्यों था, तो हम इसमें आप लिख सकते हो। और अदरवाइज जैसे सपोज हमने लिखा था कि मैनुअल कैश था कुछ, ठीक है, कैश ईटीआर, ठीक, ये हमने मेंशन कर दिया। जो भी आपके वैलिड रिमार्क्स होते हैं आप अपडेट कर दीजिए। ये आपकी टोटल अमाउंट बन गई सीआर की, ठीक है। वाई किया, ये जनरेट हो गया आपका टेस्ट सीआर नोट सक्सेसफुली। अब आपको क्या करना है, फाइनलाइज करना है। फाइनलाइज आप कर सकते हो 12 नंबर ऑप्शन में आके, और या फिर फाइनलाइज नहीं करना है उससे पहले अगर आपको टेस्ट बैलेंस शीट बना के देखनी है वो आप देख सकते हो। देखो जो आपने टेस्ट सीआर नोट बनाया उसकी सारी डिटेल्स आ गई यहाँ पे, ठीक है। जो आपने उधर रिमार्क लिखा वो सारा रिमार्क आ गया यहाँ पे। वाई कर दोगे तो ये फाइनलाइज हो जाएगा। वाई नहीं करना चाहते आप, अगर बाहर सबसे मेन मेन्यू में आके और थर्ड ऑप्शन से आप टेस्ट बैलेंस शीट बना सकते हो 3 नंबर से, ठीक है। ये आपका सारा वैल्यू आ गया, ये कैश आ गया, ये डीडी आ गया, ये इतना आपका वाउचर पोस्ट यूपीआई आ गया। ई कैश में कुछ था नहीं और कैश ऑफिस में आपने कुछ भेजा नहीं था,
ठीक है, इसका आप अपडेट करते हो, आपकी बैलेंस शीट जनरेट हो गई है नहीं। ये कह रहा है कि इस डेट का इनवैलिड बाइफर्केशन फॉर यूटीएस मिसलेनियस जीएसटी, यानी जो आपके कोई एमआर बनी हुई है उसका बाइफर्केशन नहीं किया अभी तक। ठीक है, तो आप जो जीएसटी की बाइफर्केशन है उसमें जाके और आपको बाइफर्केशन करना है, उसके बाद आप टेस्ट बैलेंस शीट बना पाओगे। अभी तो हमने केवल टीआर बनाना देखा है इसमें, बाकी बाइफर्केशन वगैरह हमने नहीं देखे हैं। ठीक है, कोई तो वैल्यू है जो कि बाइफर्केट नहीं हुई है। ये देखो, इस डेट में जब हम आ रहे हैं ना, तो पार्सल कैश है जो बाइफर्केटेड नहीं है, आपका स्पेशल डेबिट्स है और जीएसटी है। ये तीन चीजें हैं जो बाइफर्केटेड नहीं है। इनको जब आप बाइफर्केट कर लोगे तो आप बैलेंस शीट, टेस्ट बैलेंस शीट बना पाओगे। ठीक है, इसके अलावा एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब आप ये बैलेंस शीट बनाने जाओगे, फाइनल करने जाओगे फोर्थ नंबर ऑप्शन से, ठीक है, कौन सा महीना था हमारा, तो सॉरी, ये तो मंथली की बात होगी, ये डेली डेली डेली। जब आप यहाँ पे सीआर नोट फाइनल करने जाओगे ना, फाइनलाइज सीआर नोट 12 नंबर ऑप्शन से, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका डेबिट और क्रेडिट मिसमैच है तो ये आपको बैलेंस शीट आगे नहीं बढ़ाने देगा। ठीक, हम फाइनल करने जा रहे हैं। ठीक है, ये कह रहा है सीआर नोट कैन नॉट बी फाइनलाइज्ड, बीएस डेबिट क्रेडिट नोट मैच्ड। हमें अब ये बोर्ड से ये मैंडेट मिला है कि आपका डेबिट और क्रेडिट मैच होना चाहिए। अगर ये मैच नहीं होते हैं तो आप बैलेंस शीट फाइनल नहीं करने दोगे। ठीक है, स्टेशन मैच कराएगा इसको, अगर कम है शॉर्टेज इश्यू करेगा, जैसे भी करेगा, बट आपका डेबिट और क्रेडिट मैच करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका डेबिट क्रेडिट मैच करे प्रॉपर। ठीक है, वो मैच करेगा तभी आप बैलेंस शीट बना पाओगे। ठीक है, तो ये एक चेक आपको और ध्यान रखना है, ये एक एक्स्ट्रा चेक अभी लग गया है। पहले ये था कि सिंपल हम मैसेज देते थे कि आपका डेबिट क्रेडिट मैच मैच नहीं कर रहा है, उसके बावजूद भी आप आगे बढ़ जाते थे बैलेंस शीट बना के। ठीक है, और उसके बाद में फिर प्रॉब्लम्स होती थी अकाउंट्स में, वो क्या करते थे, डेबिट्स रेज करते थे। ठीक है, तो इसके लिए कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का भी ये कहना है, रेलवे बोर्ड का भी ये कहना है कि डेबिट और क्रेडिट मैच करने चाहिए। मैच नहीं करते हैं तो बैलेंस शीट नहीं बननी चाहिए। स्टेशन खुद अपना ध्यान रखेगा कि उसका मैच क्यों नहीं करता है। ठीक है, वो चाहे वो उसको मैच कराने के लिए शॉर्टेज इश्यू करे या कोई डेबिट रेज करे। ठीक है, जो भी मिसमैच है उसको ठीक करे पहले, देन फिर वो चीजें ठीक होंगी, फिर आप दोबारा से बैलेंस शीट बना पाओगे। ठीक है, तो एक ये आपको बताना था। इसके अलावा एक है ऑप्शन नंबर 9। आपके क्वेश्चंस हम लेंगे, अभी हमारे पास टाइम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 9 एक हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है। इसमें क्या है, आज की डेट में क्या होता है कि आपका ओपनिंग बैलेंस जो है वो फोर्सफुली अपडेट हो जाता है अकाउंट्स के द्वारा। जो भी ऑडिटेड बैलेंस शीट है उसके द्वारा जो जो अकाउंट्स ऑडिट करता है वो आपको यहाँ पे लेना पड़ता है, उसका आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। दूसरी चीज, आपको ये पता नहीं चलता कि अकाउंट्स ने किस हेड में आपके पैसे कम करे हैं, किस हेड में उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया है, तो वो हेड्स हमें दिख नहीं पाते थे। सिंपल हमारा ओपनिंग बैलेंस कब हो जाता, ठीक है, और डेबिट्स में वैल्यूज बढ़ जाती थी। तो अब हमने क्या किया है कि ये एक टेम्स के सिस्टम के साथ में और अकाउंट से इंटीग्रेट किया है कि वो हमें हेड में वैल्यूज देंगे कि कौन से हेड में आपकी वैल्यू कम हुई है। जैसे हम, तो वो आपकी वैल्यूज दिखेंगे आपको मेन मेन्यू में। 9th नंबर ऑप्शन है अकाउंट ऑडिटेड बैलेंस शीट आइटम्स। इसमें जब हम जाएंगे 9 नंबर में, ठीक है, तो किस मंथ का है, देखो ये हमेशा देगा आपको क्या है, प्रीवियस मंथ का। ठीक, तो यहाँ पर ये है मेरा पुराने महीने का। ठीक है, प्रीवियस मंथ का वो बैलेंस शीट ऑडिट करके देगा। अब उसने ये बोला कि ये आपके जो है आइटम है कि जर्नी टिकट फॉरेन या जो भी एक्चुअल में होगा। देखो ये तो हमारे तो टेस्टिंग सेटअप था इसलिए हमने इसमें कुछ भी डाल दिया। ठीक है, बट जिसमें भी वो आपका ऑडिट करेगा उसकी एक्चुअल उस आइटम की वैल्यू इतनी आपने बैलेंस शीट में बना के दी है उनको मंथली में, और ऑडिटेड वैल्यू इतनी है।
और उसमें डिफरेंस 1000 रुपीज का है। एक कोई दूसरा और आइटम है, उसके अंदर आपने बैलेंस शीट में इतनी वैल्यू दी थी उसको मंथली में बना के, और अकाउंट्स के अकॉर्डिंग ऑडिट होने के बाद इतनी वैल्यू हुई, यानी 100 रुपीज उन्होंने इसमें भी कम कर दिए। तो इस तरह से जिस भी हेड में वो वैल्यू कम करेंगे, ये हेड हमारे यहाँ बैलेंस शीट में भी एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, और टाइम्स में भी एग्जिस्ट करते हैं, अकाउंट्स में भी, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, इसमें हेड्स यूनिफाई हो गए हैं। पहले क्या होता था, हमारे हेड अलग थे, अकाउंट्स के अलग थे। अब ये दोनों जगह पे हेड्स सेम हो गए हैं, ठीक है। ये मैं कोई आपको पुरानी बैलेंस शीट खोल के दिखाता हूँ कल की, उसमें चेक कर लेंगे। तो हेड सेम हो गए हैं, तो जो हेड हमारे यहाँ पे है वही एज इट इज हेड अकाउंट्स में भी है, ठीक है। अपने यहाँ पे पहले हेड ज्यादा थे, उनको सबको स्ट्रीमलाइन करके और सही कर दिया गया है। तो जिस हेड में कम हो रहा है उस हेड में हमें यहाँ से दिख रहा है, हम कर कुछ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, हम केवल इसको या तो एडमिट कर सकते हैं या तो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के केस में भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, केवल वो वापस से अकाउंट्स को इंटीमेशन चला जाएगा कि स्टेशन इसमें ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा इस ऑप्शन से, केवल हम विजिबल है हमारे सामने कि किस हेड में उन्होंने अकाउंट्स ने ऑडिट करने के बाद वैल्यू चेंज करी। बाकी आपको मैन्युअली सेटल करना पड़ेगा। अब आपके सामने इतनी क्लियरिटी हो जाएगी कि भाई पूरी बैलेंस शीट के बजाय में आपको और केवल इस एक हेड का डेटा वेरीफाई करना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है, क्यों उन्होंने 100 रुपीज या 1000 रुपीज कम किए, और इसके क्रॉसपोंडिंग आप अकाउंट से बात कर सकते हो कि हमारे इस हेड में तो ये वैल्यू प्रॉपर है, ठीक है। ये इतनी सहूलियत आपको इस 9th नंबर ऑप्शन से दी है हमने। और एक बार जब आप यहाँ पे इसको ओपन करके और एक्सेप्ट कर लोगे, नीचे नीचे जैसे कंफर्म कर दोगे, उसके बाद ये वैल्यूज नहीं दिखेंगी दोबारा, ये भी ध्यान रखना है आपको। केवल एक बार विजिबल होंगी, जब जैसे आप कंफर्म कर दोगे अकाउंट ऑडिटेड आइटम्स, उसके बाद ये दोबारा से आपको विजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको और एक चेक करके रखनी है, ठीक है। तो हमने ये दो चीजें नई दी हैं आपको, एक ये और एक आपका ईटीआर नोट। अच्छा, दूसरी चीज एक 7, अब देखो दो चीज और है, मैं आपको जस्ट रिवाइज करवा दूं। ये है हमारी पुरानी आउटस्टैंडिंग 7 नंबर ऑप्शन, स्टेशन आउटस्टैंडिंग, जो मैनुअल हम इशू करते थे या काउंटर शॉर्टेज इशू करते हैं, वो इससे होगा। एक एरर शीट मॉड्यूल है जो अकाउंट से और ऑनलाइन हमें एरर शीट्स मिलती हैं, ठीक है, डेबिट्स रेज होते हैं डायरेक्टली सिस्टम में, वो 8 नंबर ऑप्शन है। तो उनका क्लियरेंस आप 8 नंबर से ही करोगे। और जो आपकी जो मैनुअल एरर शीट्स हैं, ठीक है, या जो स्टेशन की आउटस्टैंडिंग है, या जो हमने क्या कहना चाहिए काउंटर शॉर्टेज जो इश्यू हुई है, वो आप 7 नंबर ऑप्शन में क्लियर करोगे, क्योंकि वो आपकी लोकल है। जैसे अभी हम यहाँ पर टीआर नोट बना रहे थे, टीआर नोट में अगर हमने पैसा कम भरा, कम पैसा बैंक को भेजा, तो एक काउंटर शॉर्टेज इश्यू होगा, ठीक है। वो शॉर्टेज जो है वो 7 नंबर ऑप्शन से ही आपको क्लियर करना है, ठीक। यहाँ पर देखो, अगर आपकी कोई शॉर्टेज है, अगर आप मैन्युअली डालना चाहते हो शॉर्टेज एंट्री, आप यहाँ से रेज कर सकते हो। ये पुरानी चीजों को क्लियर करने के लिए थी। अगर कोई मैनुअल अभी भी आपके यहाँ पे पड़ी है पुरानी, उनको आप यहाँ से क्लियर करोगे। जो सिस्टम से आई वो 8 नंबर में जाएंगी, ठीक है। और ये बाकी रिपोर्ट्स की है। तो जो अभी आपका ईटीआर नोट में आपने अमाउंट कम भरा है, उसका क्लियरेंस आप जो है वो यहाँ से करोगे, क्लियरेंस ऑफ शॉर्टेज से। और उसमें क्या होगा, आपका टीआर नोट नंबर होगा। यहाँ पर जो स्टाफ आईडी है, ये एक्चुअल में आपका टीआर नोट नंबर है कि किस टीआर के अगेंस्ट में वो शॉर्टेज था। तो वो आप यहाँ पे टीआर नोट नंबर डालोगे, उसकी डिटेल आ जाएगी कि इस टीआर नोट के अगेंस्ट में इतना शॉर्टेज है, ठीक है। ये किसी स्टाफ के अगेंस्ट में नहीं इश्यू होगा ईटीआर वाला। तो ये आप इस तरह से क्लियर करोगे 7th नंबर ऑप्शन के अंदर में आके, ठीक है। अब मैं आप सभी को अनम्यूट करता हूं और आपके जो क्वेश्चंस हैं हम थोड़ा सा जल्दी करके और क्विकली आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं 10-15 मिनट में। हाँ जी, अब जिसके जो भी क्वेश्चंस हैं आप एक एक करके पूछ सकते हैं, सारे एक साथ अनम्यूट मत करना, अदरवाइज किसी को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जो आपके जेन्युइन इश्यूज हैं वो छूट जाएंगे।
इसलिए सर एक बार में हाँ जी। मैं ऑटोमोबाइल से बोल रहा हूँ।